हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूक्लिड मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे ए, ग्रहों के कोर की उत्पत्ति की खोज, बी, चंद्र कक्षा से पृथ्वी का वर्णक्रमीय और ध्रुव मिति माप, सी, ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर का अध्ययन करना, या फिर डी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर का अध्ययन करना। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। आज यानी 1 जुलाई को फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से यूक्लिड मिशन लॉन्च हुआ। यूक्लिड यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए का एक मिशन है जिसे डार्क यूनिवर्स की संरचना और विकास का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्पेस और टाइम में ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का एक विस्तृत नक्शा तैयार करेगा। इसका लक्ष्य 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक की अरबों आकाशगंगाओं का निरीक्षण करना है जो आकाश के 1/3 से अधिक हिस्से को कवर करती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की भूमिका के साथ साथ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की प्रकृति पर भी प्रकाश डालेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBFGR द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन, इसे मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना के तहत लॉन्च किया गया है। और तीसरा कथन, ये मछली किसानों, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान देते हुए रिपोर्ट फिश डिजीज के रूप में एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBFGR लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। ये जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत लॉन्च हुआ है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस ऐप का उपयोग करने वाले किसान सीधे जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे। ये मछली किसानों, क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जोड़ने और एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीय मंच होगा, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना PM प्रणाम को मंजूरी दी गई है। इसका पूरा नाम क्या है? ए, PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. B, PM Program for Rejuvenation, Awareness, Nurturing and Advancement of Mother Earth. C, PM Program for Regeneration, Awareness, Nourishment and Augmentation of Mother Earth. या फिर D, PM Project for Revitalization, Awareness, Nourishment and Advancement of Mother Earth. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। PM प्रणाम का पूरा नाम PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक और गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के सतत संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना भी है। चलिए अगला सवाल। चालू खाता घाटा या CAD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये देश के आंतरिक क्षेत्र का एक प्रमुख संकेतक है। दूसरा कथन, कम CAD के अंतर को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन, रेमिटेंस CAD अंतर को बढ़ाने में योगदान देता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खाता घाटा 2022 में 1.2% की तुलना में इस वर्ष बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2% हो गया है। आपको बता दें कि जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक हो जाता है तो इसे चालू खाता घाटे या CAD के रूप में जाना जाता है। ये किसी देश के बाहरी क्षेत्र का एक प्रमुख संकेतक है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। जब CAD कम होता है तो अंतर को पूरा करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। रेमिटेंस जो सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, भी CAD को कम करने में योगदान देता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विद्युत मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो जवाब है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच या WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें स्वीडन शीर्ष पर है, जिसके बाद 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसने विश्व स्तर पर भारत को 67वें स्थान पर रखा है। WEF के अनुसार ये एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति तेज हो रही है। भारत के अलावा सिंगापुर एकमात्र अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो वास्तविक गति दिखा रही है। नेक्स्ट सवाल,
पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्थानीय संकेतकों पर आधारित एक गणना स्कोर है। 2. ये पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकासात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। और 3. ये सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों को मापता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन सी सभी 3। हाल ही में पंचायत विकास सूचकांक या पीडीआई जारी किया गया। आपको बता दें कि पंचायत विकास सूचकांक की गणना और डेटा स्रोतों की पहचान स्थानीय संकेतक ढांचे के लिए की जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। ये पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकास लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाएगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर एक समग्र स्कोर प्रदान करेगा और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में पंचायतों का मार्गदर्शन करेगा, इसलिए कथन 3 भी सही है। इसी के साथ ये ग्राम पंचायत विकास योजनाओं हेतु स्थानीय लक्ष्य और कार्य बिंदु निर्धारित करने के लिए आधार रेखा के रूप में काम करेगा। इस प्रकार तीनों कथन सही है, तो इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दूसरा कथन, विक्रम और प्रज्ञान क्रमशः इसके लैंडर और रोवर हैं। और कथन 3, अब तक अमेरिका, चीन और जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमना प्रदर्शित करना है। इस मिशन के लिए इसरो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 का उपयोग करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें विक्रम और प्रज्ञान नाम के क्रमशः एक लैंडर और रोवर शामिल है, इसलिए कथन 2 भी सही है। सफल होने पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का पहला मिशन बन जाएगा। ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है और विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, 28 जून को, 27 जून को या फिर 26 जून को? तो जवाब है ऑप्शन ए 29 जून। हाल ही में देश भर में सांख्यिकी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सम्मान में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये दिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन में महालनोबिस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। सांख्यिकी दिवस 2023 की थीम सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना है। ये थीम सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय ढांचे के साथ राज्य स्तरीय संकेतकों के सिंक्रोनाइजेशन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन, ये जलवायु परिवर्तन में वैश्विक नेता के रूप में भारत की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI के बीच हुए समझौते को अपनी मंजूरी दी है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। ये सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक साझेदारी है। इसका लक्ष्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। इसमें राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र के साथ साथ शैक्षणिक और ज्ञान संस्थान शामिल हैं। इसे जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में बच्चे और सशस्त्र संघर्ष पर एक रिपोर्ट चर्चा में रही। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? ए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, बी, नीति आयोग, सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर डी, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में 2010 के बाद पहली बार भारत को बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से हटा दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। 12 साल बाद इस रिपोर्ट में बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत का नाम नहीं लिया गया है। बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत को इससे हटाया गया है। भारत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण के साथ साथ
बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, बाल देखभाल आवासों की स्थापना सहित एक रोड मैप को अपनाया है। बताते चले कि बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट में भारत को जम्मू कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा लड़कों की कथित भर्ती और सुरक्षा बलों द्वारा उनकी हिरासत तथा हत्या जैसे आरोपों के बाद शामिल किया गया था। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या NRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें केवल प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। कथन 2, इसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। और तीसरा कथन, इसका प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।